नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, डेली 3 बजे आप लोग के लिए पीवाईपी प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं, जो ग्रुप डी में जो 2025-26 में जो पूछे गए थे पीवाईपी प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर। ठीक है, 27 नवंबर जितने भी शिफ्टों में पूछे गए थे ऑलरेडी प्रश्न कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जो कि प्लेलिस्ट का नाम रेलवे ग्रुप डी पीवाईपी 2025-26 के अंतर्गत होगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट पे पड़ा होगा। यदि वीडियो नहीं मिल रहा है तो वहाँ जाके आप लोग सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे उस टोटल पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ। कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं जाता मेरे दोस्त, थोड़ा सा सेशन समझने में आपको लेट लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सेशन पे बने रहिएगा, बिल्कुल एक दो बार प्रैक्टिस करते करते हर एक प्रश्न, जितना भी जटिल प्रश्न है वो इजी पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेशन से जुड़ गए हैं तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी क्लास नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ। 28 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 में जो पूछे गए थे टोटल 25 प्रश्न हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे। बिल्कुल कोई लेंथी सवाल नहीं है मेरे दोस्त, लेंथी हम अपने कोई भी सवाल को लेंथी से बचते हैं। ठीक है, जितना से जल्दी हो सके आप लोग के पास आंसर चले आए, क्योंकि समय कीमती बहुत कम है और ग्रुप डी का रिजल्ट आउट हो चुका है आप लोग के लिए। जो भी पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था जिसके अंतर्गत आंसर की तो जारी हो गया था, रिजल्ट भी सब जॉन जारी कर दिया गया, उसका भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आपको देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या खिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे। जो हो गए उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं तो वो तो हैं ही, आप अपना पीटी में लग जाइए। जो कैंडिडेट एक दो नंबर के लिए रह गए मेरे दोस्त, तो वो एक दो नंबर के लिए क्यों आप छूटे उस पर एनालिसिस कीजिए आप। क्या टाइम मेजरमेंट नहीं हो पाया आपका, या और कोई दिक्कत है, या सवाल में या मैथ्स में परेशानी था, तो आप लोग सेशन से जुटिए। बिल्कुल आपका समय 100% गारंटी देता हूँ कि मेन एग्जाम्स में आपका समय कीमती बचत होगा मैथ्स में। ठीक है, तो आप लोग सेशन अटेंड करते रहिएगा। चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ, नंबर 1 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि कुछ संख्याएं दिया गया है, 4 संख्याएं दिया गया है, इसका औसत 12 दिया गया है, तो ए का मान क्या होगा, जो कि ए इस जगह कोई संख्याएं होगा, वो संख्याएं पता नहीं है, इसका मान क्या होगा आपको बताना, जो कि इन संख्याओं का औसत 12 है। तो औसत क्या होता है मेरे दोस्त, औसत वही होता है ना, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग। अब बेटे कुल संख्या, इसी को तो आप औसत कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तो आप औसत निकालते हैं ना। तो कुल संख्याओं का योग करते हैं हम, क्या हो जाएगा कुल संख्याओं का योग। तो 7 6 13, 7 6 13, 13 5 18, ये 8 हो गया। हाथ में बच्चा एक, दशमलव है, दशमलव देते हैं तो 19 एक 20, 20 10 30 6 36, लेकिन एक संख्या ए है। तो क्या बोले कि टोटल संख्याओं का योग बेटे कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग देकर यही तो आपका एवरेज निकलता है, यानी यही तो एक एवरेज आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरे दोस्त, 36.8 प्लस ए बराबर 48, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -0.2 हो जाएगा इधर जाके। फिर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका बच जाएगा 11.2। क्या 11.2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन ए नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। एवरेज का सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था, इसमें ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लगता। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक आयत का प्रश्न है, ये शिफ्ट 27 नवंबर में जो पूछे गए थे, शिफ्ट 1 का पेपर था मेरे दोस्त। तो याद रहे शिफ्ट 1 का पेपर में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं आयत से, और ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2019 जो वैकेंसी आया था उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था। तो 2019 में जो पीवाईपी करवाए थे आपको, यानी 2019 नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो 2024 से 25 में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सवाल आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलते हैं इस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। पी एक आयत है, ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है। ठीक है, पी आयत ए बी सी डी एक आयत है आप लोग के सामने। फिगर बना देते हैं जिसमें कि समझने में आसानी हो। ए बी सी डी, पी एक बिंदु है, किसी जगह पी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो हम पी एक जगह कहीं मान लेते हैं इस जगह पी है। ठीक है, तो पी ए 85 सेंटीमीटर दिया गया था, यानी इस जगह यदि पी मानते हैं दोस्त, तो पी ए 85 सेंटीमीटर दिया गया है, समझ गए। पी बी 65 दिया गया है, यानी ये पी बी 65 दिया गया है। पी सी 5 दिया गया है, यानी ये संख्याएं 5 दिया गया है। तो पी डी का मान क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि ये आपसे पूछा गया है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इस सवाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण इसमें नियम लगता है मेरे भाई, जो नियम इसको बुलाया जाता है ब्रिटिश फ्लैग नियम। फ्लैग सिगरेट मत समझ लेना। ठीक है, ब्रिटिश फ्लैग यानी ब्रिटिश ध्वज नियम जिसको बोला जाता है, तिरंगा नियम जिसको बोला जाता है, झंडा नियम जिसको बोला जाता है, वो नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कि कोई भी आयत के बीच में यदि कोई बिंदु पी है, तो उसके विपरीत जो भुजा मिलाने वाली है ना, जैसे कि मान के चलिए कोई भी आयत के बिंदु पी है, तो इसके सामने वाला जो भुजा मिला, जैसे पी ए, यानी पी ए का स्क्वायर कीजिए आप, प्लस इसके ठीक अपोजिट यानी ठीक सामने वाला भुजा क्या है, पी सी, यानी पी सी का स्क्वायर जो हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक इसके अपोजिट यानी पी बी का स्क्वायर, और प्लस ये पी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है,
यानी ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ये हर एक जगह अप्लाई आपका होगा। तो इस नियम को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पी ए कितना था, पी ए 85 था ना, अरे ये पी ए 85 था ना मेरे दोस्त। तो पी ए 85 यानी 85 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना दिया गया था, पी सी 5 दिया गया था यानी 5 का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, पी बी कितना था आपका, अरे पी बी कितना था, ये पी बी ये 65 ही था, तो 65 का स्क्वायर प्लस पी डी कितना था, पी डी की लंबाई क्या है आपके सामने, इसको तो ही निकालना है, तो एक्स मान लेते हैं हम पी डी की लंबाई, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो हम एक काम करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सबका सिंगल डिजिट अलग अलग है, ऑप्शंस को देखते चलना है, कैसे सवाल को करते हैं, हर एक सवाल को बनाना नहीं होता, कुछ सवाल कॉमन साइंस द्वारा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन द्वारा देखते चलते हैं, ऑप्शन में क्या देखें कि सिंगल डिजिट सबका अलग अलग है, तो हो सकता है यहाँ से हमको यहाँ पे वर्ग ना करना पड़े, यानी यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई डिजिट पे तो पहुंच आएगा, कोई भी संख्या है हम नहीं जानते हैं, कोई भी संख्या आएगा इकाई डिजिट पे तो पहुंच आएगा, इसको भी वर्ग हम करते हैं तो इकाई डिजिट पे पहुंच आएगा, यानी कोई भी संख्या क्या 5 का स्क्वायर 25 ही हो जाएगा, यानी इकाई डिजिट पे पहुंच आएगा, ठीक है, कोई भी आगे संख्या हम मान लेते हैं इकाई डिजिट पे पहुंच आएगा, जब बराबर होगा ये भी संख्या का इकाई डिजिट पे पहुंच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। यानी कि ये और ये तो जुटेगा प्लस है, तो जुट के क्या होगा, यानी वो संख्या यहाँ पे निर्माण होगा जिसका इकाई अंक मेरे दोस्त 0 हो, ठीक है, बराबर जुटेगा, और ये जो हो जाएगा संख्या 5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा, तो ये इसमें जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कोई भी संख्या होगा तो इकाई डिजिट पे 5 होगा, तो यानी एक्स बराबर कोई भी संख्या का इकाई डिजिट 5 है, उसका रूट अंडर कीजिएगा मेरे दोस्त, तो हमेशा उस संख्या का इकाई डिजिट 5 ही आएगा, तो वो संख्याएं क्या है आपके पास, तो 5 एक ही ऑप्शन में सिंगल डिजिट आ रहा है, 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, समझ गए। सिर्फ आपको ये नियम याद रखना, ब्रिटिश फ्लैग नियम इसको बोला जाता है मेरे दोस्त, कि कोई भी आयत के बीच में कोई एक बिंदु है तो उसके समांतर जो भी भुजा अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर कीजिए और इसका ठीक विपरीत वाले भुजा का स्क्वायर बराबर कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, समझ गए। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सुषमा एक पुरानी कार 1,20,000 में खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 28,500 रुपया उस पर खर्च करती है, ठीक है। फिर वो उसे एक मित्र, जो कि मित्र का नाम क्या था, सैम को 1,38,600 रुपया में बेच देती है, तो आपको बताना है कि वो जो कार खरीदा था, जो बेचा, वो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो यानी कि 1,20,000 तो कार का मूल्य था, 1,20,000 मेरे दोस्त ये तो कार का मूल्य था, अब उस पर जो हम खर्चा किए, तो कहीं ना कहीं हमको उस पर खर्चा जो हम जिस वस्तु पे लाए दोस्त खरीद के उस पर ऐड करना होगा, तभी तो हम टोटल जो बेचेंगे हमको प्रॉफिट, ऐसा बात तो नहीं ना कि 1,20,000 में हम खरीदे इसको डायरेक्ट 1,38,600 में बेच दिया, लेकिन ये जो 28,500 जो खर्चा किया हम तो पैकेट से खर्चा देंगे नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको ये मार्जिन करना होगा मार्केट में बेच के, ये वैल्यू बराबर करना होगा, तो 1,20,000 तो ऑलरेडी दे दिए गए थे उसमें, और 28,500 रुपया इसमें ऑलरेडी हम लगा दिए, यानी कि टोटल लगाने के बाद हम इस वस्तु का क्रय मूल्य सेट कर दिए, क्या हो गया यहाँ पे, तो 1,48,500 रुपया, ठीक है, समझ गए, समझ गए, 1,48,500 रुपये। अब वो वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 1,38,600 रुपये में बेच रहे हैं, यानी सेल आप इतने में कर रहे हैं, सेल प्राइस आपके लिए ये हो जाएगा। तो यदि दोस्त यदि आप कोई वस्तु को 1,48,000 48,000 में खरीदे और 1,38,600 रुपया में ही आप उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, हानि होगा, ठीक है, हानि होगा, प्रॉफिट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपका प्रॉफिट में बदल सके, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, तो यानी ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन छांटने का विधि आना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आधा से आधा प्रश्न, आधा जितना भी मैथ में है उसका आधा सॉल्व आप यूं ही ऑप्शन छांट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता करना है कि हानि आखिरकार कितना हुआ, 8.67 हुआ या 6.67 हुआ, तो हानि कितना हुआ इस पर, तो 0 0 ये 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसमें 7 बचेगा तो ये भी 9 हो जाएगा, यानी 9900 रुपया हानि हुआ, किस पे हानि हुआ, जिस वस्तु पे हम खरीदे थे उसी पे तो हानि होगा ना, तो 1,48,500, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना कीजिए, तो ये चला गया, ठीक है। तो ये कितना बार में अप्रोक्सली कितना बार में जाएगा, 1485 से 9900 अप्रोक्सली कितना बार जाएगा, हम चलिए डाटा निकालने नहीं बैठे हैं, ठीक है, या तो इसको चाहे तो 5 से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम यदि करते हैं ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, तो 14 चौछक 84 यानी 84 90 99 के अंडर आ जाएगा, तो यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या 8 हो सकता है, 1485 से यदि गुना 8 करेंगे क्या 9900 के अंडर होगा, नहीं 9900 के पार हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं प्लस होगा, यानी ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता है, एक ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन से बचना है मेरे दोस्त, एग्जाम्स में बार बार आपको यही समझा रहे हैं, किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन से बचना है आपको, ठीक है, थोड़ा IQ लगा के आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर देना, समझ गए।
चलते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न ये रेशियो का प्रश्न है, जो कि बहुत ही सिंपल ही प्रश्न है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं होगा रेशियो मेरे दोस्त, डायरेक्ट वहाँ से भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। तो BC का रेशियो क्या दिया गया है, 4:3 दिया गया है। CD का रेशियो क्या दिया गया है, 6:7 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखना होगा कि अनुपात में सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है। तो देख सकते हैं 6-7 बड़ी संख्याएं हैं और इसके बाद 4-3, ठीक है। तो ये जो अनुपात B और C है और C और D है, तो कोई अनुपात मिल रहा है संख्या क्या, जी हाँ आप बोल सकते हैं गुरुजी CC मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यदि CC नंबरिंग मिल रहा है तो इसका मतलब जो भी उसके नीचे संख्याएं था वो भी मिलना चाहिए, नियम बोलता है वो भी मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहे हैं, नहीं तो इसको हमको मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, C का यदि बड़ा वैल्यू 6 है और C का यहाँ छोटा वैल्यू 3 है, तो इसको मिलाने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जी हाँ, यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ D का मान तो ऑलरेडी 7 आएगा, C का मान ऑलरेडी 6 आएगा, तो 6 इसका भी बराबर यानी ये हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि B का अनुपात जो हो जाएगा मेरे दोस्त, B और C और D का जो अनुपात हो जाएगा 8 हो जाएगा, C का 6 हो जाएगा और D का 7 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखें कि यहाँ पे B भी है, यहाँ पे B भी है, यानी दोनों B अक्षर मेल खा रहे हैं, यानी संख्याएं भी मेल खानी चाहिए। तो क्या संख्याएं मेल खा रहा है, जी नहीं, इसका 3 के अनुपात में, इसका 8 के अनुपात में, तो दोनों को मेल करना है हमको, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से किस चीज़ से गुना कीजिएगा 8 के बराबर हो जाए, तो वो पूर्णांक में आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन से बचाना है मेरे दोस्त। क्या कीजिए, ये दोनों का उल्टा पुल्टा गुना कीजिए, 3 है तो इधर 3 से गुना, इधर 8 है तो इधर 8 से गुना कीजिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा निकल के मेरे दोस्त, तो 7 तरह से वैल्यू लिखे, तो ABCD। तो A का क्या हो जाएगा, 8 है काम 8, B का क्या हो जाएगा, 8 या 24, C का क्या हो जाएगा, 6 या 18, और D का क्या हो जाएगा, 7 या 21। तो ये आपका राइट आंसर होगा 8, 24, 18, 21। 8, 24, 18, 21 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार बनाना है, घबराना नहीं है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में यदि आप घबराते हैं तो यही सब प्रश्न कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है, जो कि आंसर देख रहे हैं सब लगभग में आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। चलते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, 27 के और शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, और ये 28 फर्स्ट शिफ्ट है ना, तो इसमें भी पूछे गए हैं आप लोग के लिए। तो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज पे कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, 2800 रुपया। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद जब वो पैसा रिटर्न लेने का बारी आएगा मेरे दोस्त, तो टोटल कितना रुपया आपको रिटर्न आएगा। तो सबसे पहले रिटर्न आने के लिए कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ब्याज निकालना होगा कि ब्याज कितना रुपया मेरा बना, ठीक है। तो जो जितना मूलधन दिए थे और जो आपका ब्याज निकला, दोनों को ऐड कीजिएगा तो वो मिश्र धन का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल के लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, 2 साल के लिए है ना, तो 2 आप लाइनें खींच दीजिए। ये पहले साल का ब्याज हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ दूसरे साल का ब्याज लिखेंगे। ऊपर में जो लिखाएगा मेरे दोस्त, ये सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज लिखाएगा, ठीक है। पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बिल्कुल आसान होता है ना आप लोग के लिए, गुना कीजिए कटाइए, ठीक है। तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा इसमें, 2800 में पहले साल तो 10% लगेंगे ना, 2 साल के लिए पहले साल 10%, यानी 2800 का 10% कितना होगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 280 दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट लगेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, ठीक है। जो पहले साल लगेगा वही दूसरे साल लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होते हैं, ब्याज पे भी ब्याज लगते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का ब्याज 0 रुपया होता है। जिस साल आप पैसा इन्वेस्ट किए उस साल के लिए पैसा आपका 0 रुपया हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साल के लिए क्या होगा ना, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज जुटेगा। यानी पहले साल का ब्याज क्या लगा था आपका, 280 रुपया, इसका भी 10% दूसरे साल में लगेगा चक्रवृद्धि के दर पे, यानी 280 का 10% 28 लगेगा। तो ये आपका टोटल यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है। अब आपसे पूछते कि सिंपल इंटरेस्ट भाई साहब क्या हो जाएंगे, तो आपको आंख कान बंद करके ये डाटा जो खींचे हैं आप ना, ये डाटा ये जो है ना, ये लकीर जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर वाला जोड़ दीजिए, यानी कि 280 गुना 560 हो जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यही आपसे पूछ दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको ये टोटल को योग कर देना है। तो यहाँ से इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें 28 जोड़ देंगे तो 588 हो जाएगा। समझ गए आप, क्या समझ गए आप, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज। और यदि आपसे पूछ दे कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज में अंतर क्या है, तो नीचे वाले जो संख्याएं इसको आप जोड़ दीजिए। तो नीचे वाले क्या संख्या है, 28 है, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज में अंतर है। तो एक प्रश्न से 3 तरीका से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे खोजा क्या गया है, मिश्रधन खोजा गया है कि टोटल पैसा हम उधर से कितना रुपया रिफंड लेंगे। तो टोटल 2800 रुपया तो आप पैसा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसमें ब्याज 588 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आ रहा है। तो टोटल रुपया आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, 3388 रुपया मेरे पास आ जाएगा, जिसमें कि 588 रुपया मेरा फायदा होगा। तो 3388 इज राइट आंसर, ठीक है। कोई फार्मूला यूज नहीं करना, हो सकता है यहाँ 2 साल के लिए है, आप फार्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। 10% की दर से हो सकता है 4 वर्ष हो सकता है 5 साल के लिए दे दे,
10% से दे लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, क्यों करते रहिएगा स्क्वायर 4 5 नहीं ना। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा मेरे दोस्त, समय बचाने के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग छठे नंबर प्रश्न पे। छठे नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, यदि उसकी आयु का योग 54 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो एक पिता को हम एफ से डिनोट करते हैं और पुत्र जो है इसको एस से, यानी फादर और सन। ठीक है, 5 गुना का अर्थ का मतलब है मेरे दोस्त, यदि पुत्र का आयु हम एक्स मानते हैं तो पिता का आयु 5x होगा। ठीक है, या तो आप एक्स मानिए या आप एक मानिए, कुछ भी मानिए, हम एक्स मान लिए समझाने के तौर पे। ठीक है, तो मान लिया हम यहाँ पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5x और x। ठीक है, लेकिन प्रश्न में साफ साफ बोला गया है कि इन दोनों का आयु का योग 54 वर्ष है, यानी ये तो अनुपात, ये तो आयु का ही अनुपात होगा, यानी इसका योग और इसका योग बराबर होना चाहिए, यानी 5x 6x, ये आयु का अनुपात बराबर 54 के बराबर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगा आप लोग के सामने। तो x का वैल्यू यदि 9 आ गया मेरे दोस्त, तो पुत्र का आयु खोज रहा है, तो पुत्र का आयु x ही तो था, तो x का वैल्यू 9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए? ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न थे। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, इसको सरल करना है आपको और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो यदि 1.25 को आप a मानते हैं, 0.75 को आप b मानते हैं, तो क्या यहाँ से निकल के आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है ना, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ गया। तो इसको हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो a प्लस बी, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर a माइनस बी करना होगा, तो यदि इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार नीचे में भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये 1 होगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको दशमलव को हम उड़ाते हैं, नीचे 10, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 चला गया, यानी 1/4 आना चाहिए। तो 1/4 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.25, यही होगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए? यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की, इसमें ए माइनस बी करते हैं ना, तो 5 0.5, हाँ यहाँ से बिल्कुल आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलते हैं हम लोग 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 1312 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है, एक 1312 मीटर लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी है, 1000 मीटर से यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है ये, 54 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, उसका स्पीड भी दिया गया है। तो यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगाते हैं तो सुरंग की लंबाई क्या होगी, सुरंग की लंबाई क्या होगी, यानी कि तो सुरंग की लंबाई आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सुरंग की लंबाई कभी भी कोई ट्रेन, दूसरा ट्रेन या एक सुरंग या कोई दो ट्रेन आपस में सामने से क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में जाए, तो उसका जो दूरी जो होता है ना मेरे दोस्त, कुल जो दूरी होता है ना, तो वो ट्रेन की लंबाई का योग ही कुल दूरी होता है। यदि किसी सुरंग को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई का योग ही कुल दूरी हम मान लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की दूरी बराबर ये दूरी का निर्माण करेगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके हैं? ठीक है, दोनों मिलकर दूरी का निर्माण करेगा, और हम जानते हैं क्या निकालना है आपको, लंबाई दूरी निकालना है। तो दूरी क्या हो जाएगा, अरे दूरी क्या हो जाएगा, समय गुना चाल, ये भी आप जानते हैं। समय दिया गया है क्या, जी हाँ 106 सेकंड दिया गया है। चाल दिया गया क्या, जी हाँ 54 मीटर पर सेकंड दिया गया है। दूरी क्या आपके पास ज्ञात है, जी नहीं, एक दूरी तो ज्ञात है 1352, दूसरा दूरी पता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले दूरी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई कुल योग ही हम दूरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ये आपके पास चले आया। ठीक है, तो इसको गुना यदि करते हैं मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली इसको गुना कीजिए, इतना तोड़ मरोड़ के गुना मत कीजिए, डायरेक्ट इसको आप 100 प्लस 6 मानिए, तो ये 5400 हो गया। ठीक है, इसको 6 से कीजिए, 2 324, इसको योग करने के बाद मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 5724 आ जाएगा कुल मेरे पास दूरी। लेकिन दूरी 1312 प्लस एक्स है। ठीक है, 1312 प्लस एक्स है, तो कहीं ना कहीं एक्स इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 1312 होंगे तो 12 ये हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, यानी 4412 मीटर सुरंग की दूरी है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, बस एक चीज याद रखना है आपको, कोई भी ट्रेन यदि एक दूसरे को क्रॉस करे
या अपोजिट या सेम डायरेक्शन में है तो जो कुल दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। ठीक है, ये बात समझे। लेकिन यदि कोई सुरंग को पार करे या सुरंग को क्रॉस करे तो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ही दूरी का निर्माण करेगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त, ये प्रश्न थोड़ा सा आपका है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्किप करके चले आते हैं। ठीक है, तो इसमें स्किप नहीं करना। इसमें आपको दो विधि बताएंगे हम, एक ऑप्शन विधि बताएंगे। आपको कल भी जो सवाल करवाए थे उसमें एक ऑप्शन विधि बताए थे कि ऑप्शन विधि कितना आसान हो जाता है सवाल को करना। ठीक है, एक मेथड से भी बताएंगे, एक ऑप्शन से भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जो मेथड से इसको कैसे बनाते हैं, इसके बाद लास्ट में आपको हम इसमें ऑप्शन से बताएंगे कि 1 मिनट के अंदर आप लोग इस प्रश्न को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु से दुगुनी है। ठीक है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग से दुगुनी है, यानी आयु के योग से दुगुनी है। ठीक है, समझ गए। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी 20 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्रों के आयु के योग के बराबर होगी। तो उनके पुत्रों के आयु के योग यानी कि ये भी 20 साल का होगा, 20 साल प्लस, यानी कि जब 20 साल प्लस पिता का हो रहा है तो बेटा भी तो 20 साल बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बेटा छोटे रहेगा बाप बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो इसी प्रकार y प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे, यदि पिता की आयु पुत्र के आयु के योग के दुगुनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पिता का आधी आधी उम्र जो होगा ये दोनों योग के बराबर होगा। ठीक है, हमने पूछ के जिस प्रकार बोला गया हम सेम उसी प्रकार की, ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा, तो आप लोग सब्र रखिएगा, सब्र न खोइएगा जल्दी। ठीक है, बाकी बात हम इसको ऑप्शन से भी आपको करने बता देंगे, तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, 1 सेकंड के लिए हम बता देते हैं। ठीक है, तो पिता की आधी उम्र ये दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ f + 20 बराबर x + y + 40। ठीक है, तो यहाँ फादर का क्या हो जाएगा, x + y बराबर, सॉरी बराबर लिख रहे हैं मेरे दोस्त, x + y + 20। सिर्फ इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, कुछ दूसरा हम चीज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो f/2 जो एक्स वाई का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, क्या हम f/2 रख सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू क्या हम f/2 रख सकते हैं। जी हाँ, तो f बराबर एक्स वाई का वैल्यू फादर का आयु का आधा हम लिख सकते हैं। तो फादर के आयु का आधा लिख सकते हैं +20। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये फादर का इधर है, फादर का आयु इधर है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद मेरे दोस्त f/2 हो जाएगा बराबर 20, यानी फादर का आयु क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, 40 साल। समझ गए। तो ये था मेथड आप लोग के लिए जो अधिकतर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इस सवाल को बनाते हैं इतना समय देके। ठीक है, इतना समय देके मैक्सिमम स्टूडेंट इस सवाल को बनाते हैं। लेकिन आपको इस सवाल को इस प्रकार से नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, ऑप्शन विधि हम देखेंगे कि ऑप्शन को इस सवाल से कैसे बनाना है आपको। ठीक है, ऑप्शन विधि से सबसे सरल विधि होता है मेरे दोस्त, सिर्फ सोचने की जरूरत होता है। और ऑप्शन विधि बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो लास्ट में ये जो खोजा जा रहा है ना उस पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से तो मान के चलिए हम तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी पिता की आयु 40 वर्ष, तो मान लेते हैं हम पिता की आयु 40 वर्ष। ठीक है, समझ गए। हम मान लिए पिता की उम्र 40 साल होगी ऑप्शन से, या पहले यदि हम इस सवाल को नहीं बनाते इस तरह मेरे दोस्त तो सबसे पहले 45 मानते। और कभी भी आप ऑप्शन से सवाल को बनाते हैं तो 2 इक्वेशन दिए होते हैं, तो एक को प्रूव्ड करना होता है कि हाँ ये 100% सही है कि नहीं। ठीक है, तो मान लिया हम पिता की उम्र 40 साल है। समझ गए। तो क्या अब प्रश्न की ओर चलेंगे, क्या बोला जा रहा है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के दुगुनी है। यानी कि एक पिता की आयु जो होगा वर्तमान आयु यानी 40 साल, इसके पुत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, पिता की उम्र जो होगा 40 साल, एक पुत्र के कितना बोला जा रहा है कि 2 पुत्रों के वर्तमान आयु के योग से दुगुनी होगा। यानी कि इसके वर्तमान पिता के पुत्र के वर्तमान आयु से दुगुनी ये बराबर कब होगा, अरे कब होगा, जब x + y का वैल्यू 20 होगा। क्योंकि ऑप्शन से सवाल को बनाते हैं ना तो ये चलाना जरूरी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि दुगुनी एक्स वाई का वैल्यू यदि 20 होगा तभी तो इसका दुगुनी 40 होगा। यहाँ से पता चल गया कि पुत्र का वर्तमान आयु 20, पुत्र के वर्तमान आयु का योग 20 साल है। ठीक है, पता चल गया यहाँ से। अब हमको ये प्रूव करना, ये हमको प्रूव करना, क्या प्रूव करना है कि 20 वर्षों के बाद क्या पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी या नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं, तो 20 साल बाद पिता की उम्र क्या 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 20 साल बाद पुत्रों के आयु के योग के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 20 साल एक बेटा का बढ़ेगा, 20 साल दूसरे बेटा का बढ़ेगा, यानी 40 साल टोटल में बढ़ेगा। और उम्र वर्तमान उम्र ऑलरेडी 20 साल था, 20 में 40 जोड़ दीजिएगा 60 हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा। यही आप लोग का प्रूव हो गया। और कोई भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाए तो आप समझिए जो ऑप्शन आप उठाए थे वो 110% आपके लिए सही है। समझ गए। तो डिसाइड आपको करना है,
आप किस मेथड से जाते हैं, इस मेथड से जाइएगा या आप इस मेथड से जाइएगा। ठीक है, ये मेथड मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, ये मेथड एक बच्चे को भी समझ में आएगा, क्योंकि एक्स मान के बचपन से बनाते आए हैं, वही एक्स यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, फिर मैरिट और कटअप में लिए 2 नंबर छूट जाते हैं, फिर रोते हैं कि गलती कहाँ हो। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी अपना इतना तगड़ा बनाना है कि सवाल को आप चाहे वो ऑप्शन कहीं से भी बनाइए मेरे दोस्त, डोंट मैटर करता है आप किस प्रकार से हमारा सवाल बनाइए, सिर्फ उत्तर आना चाहिए आपके लिए, इंपॉर्टेंट उत्तर है, ना कि आप किस प्रकार बनाए, ये है इंपॉर्टेंट। समझ गए। चलते हैं हम लोग 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि तेल के मूल्य में क्रमागत 50% और 40% की वृद्धि होती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो इस प्रकार एक सवाल और आता है कि क्रमागत 2 छूट दिया जा रहा है, पता है ना कि कोई भी वस्तु पे क्रमागत 2 छूट दिया जाता है तो एकल छूट कितना परसेंट होगा, लेकिन इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि वृद्धि किया जाता है तो एकल वृद्धि क्या होगा। तो इसको चाहे तो आप ए बी फॉर्मूले पे भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे बार बार, ए बी बीते 100। ठीक है, इस पर भी यूज कर सकते हैं, या तो यदि एक मेथड याद आप लोग को हो, यदि याद रखना चाहते हैं मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है कि यदि एकल वृद्धि आपसे पूछे, ये फॉर्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ, ए प्लस बी, ये देख लीजिएगा यहाँ प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, समझ गए। यदि आपसे कोई क्रमागत में वृद्धि पूछते, यदि कोई क्रमागत में वृद्धि पूछते मेरे दोस्त, तो आपको सबसे पहले इसका योग कर लेना है 90, प्लस कर देना है, इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करके क्या होगा 2000, और इसको 100 से भाग करके 8 कर देना, 100 से भाग देने के बाद 20 आएगा, इसमें 8 कर दीजिएगा, 110%। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा, 110 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए। इसी जगह यदि आपसे क्रमागत छूट पूछता तो आप क्या करते, दोनों को योग करते, फिर आप माइनस देते, फिर गुना करके 100 भाग करके इसमें से घटा देते। तो सिर्फ अंतर ये रखना है कि यदि इस जगह क्रमिक छूट पूछता है तो इस जगह माइनस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन वृद्धि पूछ रहा है तो हमेशा प्लस का चिन्ह लगेगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये फार्मूला एनी टाइम यूज करने की जरूरत आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो सवाल है इसी मेथड से बनता है मेरे दोस्त, है ना। देखिए ए प्लस बी 50-40 जोड़ दिया 90, इन दोनों को गुना कर दिया और 100 से भाग दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के आपको सोचना हो। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 7 से विभाजकता का नियम, यदि आपने विभाजकता का नियम नहीं पढ़ा है तो सबसे बड़ा मिस कर रहे हैं। ये कम से कम मेरे दोस्त 1 से 11 तक विभाजकता का नियम याद रखिए। विभाजकता का नियम क्या कहता है, विभाजकता का नियम कहता है मेरे दोस्त आपको पेन उठाने हम नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी सवाल को आप लेंदी बनाने हम नहीं देंगे, ये हम नहीं बोल रहे, ये विभाजकता का नियम बोल रहा है। विभाजकता का नियम है कि लॉन्ग प्रोसेस, कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ को आप भाग दे रहे हैं तो उसको जो मिनट में या घंटे उसमें समय लग रहे हैं तो उसको 2 मिनट में आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये संख्या इससे विभाज्य है या नहीं है। बस यही आपका विभाजकता का नियम बताता है। ठीक है, तो 7 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या के इकाई डिजिट अंक लीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, अब फिर बची हुई संख्याएं में ये संख्या को घटाइए, यदि वो संख्याएं पूरी तरह 7 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 7 से विभाज्य है। लेकिन इतना हम यदि नौटंकी इसमें करें मेरे दोस्त तो बात तो वही बराबर, इससे अच्छा साफ साफ हम भाग ही क्यों ना दे। समझ में आ रहा है। तो 7 से आप डायरेक्ट इस सब संख्याएं में यदि भाग देते हैं मेरे दोस्त, तो कौन ऐसी संख्याएं होगी जो 7 से कट जाएगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका और कोई ट्रिक्स नहीं है मेरे दोस्त, और ट्रिक्स होता तो आपके लिए जरूर आपके सामने लेके आते। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि नव्या और भव्या क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में एक घर को पेंट कर सकते हैं। यदि वे भव्या से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, एकांतर बोले तो एकांतर मतलब अल्टरनेट डे, अल्टरनेट मतलब एक दिन यदि नव्या करेगी तो दूसरे दिन भव्या करेगी, तीसरे दिन नव्या करेगी, चौथे दिन भव्या करेगी, मतलब एक दिन छुड़ा के एक दिन। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिनों में पेंट कर सकेंगे ये आपको बताना है। समझ गए। तो सबसे पहले हम नव्या लिखते हैं, नव्या और भव्या कितना दिन में कर रहे थे, 40 दिन और 60 दिन में कर रहे थे। तो आपके पास बार बार बता रहे हैं एक टोटल वर्क होना चाहिए जिसको आप कम कर रहे हैं, हवा में कम करना नहीं है। तो टोटल वर्क क्या होता है, जो इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही बड़ी संख्याएं होती है, जो दी गई संख्या से विभाज्य हो जाए तो वो एलसीएम कहलाती है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्या हम एलसीएम निकालने चलेंगे क्या, जी नहीं, निकालना नहीं है। तो इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 60 है। क्या 60 दोनों संख्या से विभाज्य हो रहा है, जी नहीं, 40 से नहीं हो रहा है। यानी 60 से आप दुगुना लीजिएगा, दुगुना कितना होगा 120। क्या 120 दोनों संख्याएं से विभाज्य है, जी हाँ, दोनों संख्याएं से है, यानी 110% इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यदि एन 40 दिन में टोटल काम कर रहा था, ये आपका टोटल इकाई काम है। ठीक है, तो यदि एक काम को यानी 120 इकाई टोटल काम को यदि 40 दिन में नव्या कर रही है तो एक दिन में नव्या कितने इकाई कर लेगी, तो बोल दीजिएगा 3 इकाई कर लेगी या नहीं कर लेगी, 100% करेगी। यदि भव्या 60 दिन में 120 इकाई को काम खत्म करने में 60 दिन का समय लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन में कितने इकाई काम कर लेगी, तो 2 इकाई काम कर लेगी। ठीक है, अरे एक दिन में 2 इकाई भव्या काम करेगी तभी तो
120 इकाई काम करने में 60 दिन का समय लगेंगे उसको, ठीक है। यानी अल्टरनेट डे ये कर रहा है, भव्या से शुरू होती है, भव्या से शुरू होती है। तो अल्टरनेट पहले दिन कौन करेगी, भव्या करेगी। भव्या एक दिन में कितने इकाई, 2 इकाई। फिर दूसरे दिन कौन आएगी, दूसरे दिन ये आएगी नव्या। नव्या कितने दिन करेगी, तो कितनी इकाई एक दिन में करेगी, 3 इकाई। तो यहाँ से क्या पता चला, पता चला ये कि 2 दिन में 5 इकाई काम खत्म हो रहा है। बिल्कुल बेसिक से जानना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपसे यहाँ ये पता चला मेरे दोस्त कि 2 दिन में 5 इकाई खत्म हो रहा है। तो टोटल आपके पास कितना काम है, 120 इकाई। टोटल काम 120 इकाई है ना। तो 120 इकाई यदि 2 दिन में 5 इकाई, तो एक दिन में 2.5 इकाई, यानी एक दिन में 5/2 इकाई। 5/2 का मतलब है 2 को ऊपर ले जाना, तो 24 दूनी 48 डे। तो 48 दिन जो है अल्टरनेट डे काम करेगी, तो 48 दिन में पूरा काम को खत्म कर देगी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। समझ गए। ये अल्टरनेट का सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रहे पूछा जाता है। यदि इसमें आप फंसते थे पहले मेरे दोस्त, अब इसमें आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल से आपको बता देते हैं, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक अलमारी का अंकित मूल्य 8640 रुपया है, तो क्रय मूल्य से यदि 35% अधिक है तो अंकित मूल्य पर इसे 20% छूट पे बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना। हमेशा इस सवाल को आपको बताएं कि कोई भी क्रय मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, किसी का भी अंकित मूल्य हो, यदि उसको क्रय मूल्य से इतना रुपया अधिक है, वो इतना रुपया वो अधिक है, अब फिर से अंकित मूल्य पर 20% छूट भी इसमें दिया जाता है, तो लाभ क्या होगा मेरे दोस्त। आपको इसको भूल जाना है, क्योंकि लाभ परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हम रुपया पे यदि पूछता है कितना रुपये का लाभ होता, तब हमको साथ में इसको लेके चलना होता, लेकिन परसेंटेज में बोला, दोनों परसेंटेज में, तो आप वही कीजिए जो आपको करना था। क्या करना था, ये भी फॉर्मूला पे इसको यूज कर बैठा दीजिए। जैसे 35% पहले लाभ हो रहा था, फिर 20% छूट दे रहा था, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह परिवर्तन होगा, 35 गुना 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 35 दूनी 70, तो ये ऑलरेडी 7 हो जाएगा मेरे दोस्त। 35 में 20 जाएगा 15, 15 में 7 जाएगा, 8% आपका प्रॉफिट होगा। 8% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए, ठीक है। तो हमको अंकित मूल्य लेके नहीं चलना, याद रहे। ये प्रश्न और भी आए थे पिछले शिफ्टों में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बार बार आपको क्यों बोला जा रहा है कि पीवाईपी प्रश्न लगाइए, पीवाईक्यू प्रश्न लगाइए, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा सब सवाल आपके यहाँ आएंगे आगे एग्जाम्स में, ग्रुप डी में आएंगे, वहाँ आप लोग नहीं फंसे, इसी वजह से आप लोग को बोला जा रहा है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच में, ये आपका धनराशि ही है, ये भर से अनुपात में, ठीक है, अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को बी से 334 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए की धनराशि कितना है। सी को बी से, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी सी को बी से, ये भी तो अनुपात है, जो धनराशि का ही अनुपात है, यानी इसका योग, इसका, इन दोनों का जो अंतर होगा, बी और सी का जो रेशियो का अंतर होगा, वो इसके अंतर के बराबर होगा ना। इन दोनों का अंतर, बीसी का अंतर क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं 2x होगा, क्योंकि सब जगह हम x मानते हैं, क्योंकि ये अनुपात में है। अनुपात वो मिनिमम रूप होता है जो एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटे। समझ में आ रहा। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 334 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, सॉरी माफ कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू यदि 167 निकल गया, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए कितनी धनराशि थी, तो ए का, x का वैल्यू आपका 167 दिया गया है, तो 10x का वैल्यू बोलने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, 1670 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर को बहुत इजी पूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें भी आप 2 विधि, इसमें तो आप, हम बोलते हैं ना, 3 से 4 विधि इस सवाल को बना देना, 4 विधि से इस सवाल बनेगा, जिसमें कि अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्या विधि लगाएंगे, 5/8 का अनुपात था, आई था 5x, कितना बचत 7575 रहा था, इसको माइनस करो 72,000, कितना था 2/4, इसको बराबर करो, फिर इसको गुना करने में लग जाते हैं, कहीं थोड़ा सा मिस हुए तो वहाँ खिला खत्म हो जाता है। समझ गए। तो बिल्कुल कुछ चेंजिंग करिए मेरे दोस्त, क्योंकि न्यू स्टूडेंट आ रहा है, कुछ चेंजिंग के साथ आ रहा है, इसीलिए आपका कटअप इंक्रीज हो रहा है। आप बात को समझिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि 2 दोस्त था, किरण और महेश का मासिक आय का अनुपात 5/8 था, यानी किरण और महेश था 2 व्यक्ति, मासिक आय का जो अनुपात था 5 और 8 था। ये आय का अनुपात है, यानी ये इनकम का अनुपात है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। उनमें से हर एक महीने 72,000 रुपया का बचत कर रहा है। समझ गए हम, कितना बचा रहा है, 72,000 रुपये बचा रहे हैं। तो उसका मासिक व्यय 2/4 के अनुपात में, 2/4 के अनुपात को और मिनिमम रूप में तोड़ देते हैं, 1/2 में तोड़ देते हैं, बात तो बराबर ही है। यानी व्यय का अनुपात क्या निकला मेरे पास मेरे दोस्त, व्यय का अनुपात 1 और 2 निकला। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बेखूबी। यानी आय का अनुपात 5/8 है और व्यय का अनुपात 1:2 है, जो कि 72,000 की बचत दोनों कर रहा है।
यानी 72,000 का बचत दोनों कर रहा है। यदि आप में आय में से यदि बचत को माइनस कर देते हैं तो क्या मासिक व्यय निकल के चले आएगा मेरे दोस्त? तो 100% निकल के चले आएगा। तो इस जगह हम इसका अंतर देखेंगे, क्योंकि अंतर बराबर होना चाहिए। अरे ये आय है मेरे दोस्त, ये व्यय है, यदि आय में व्यय को माइनस करेंगे तो बचत ही तो निकलेगा, बचत ही तो निकलेगा। तो बचत तो दोनों तो बराबर है, यानी कि रेशियो भी बराबर होनी चाहिए दोनों का, हमको ये देखना। ठीक है, तो क्या रेशियो बराबर आ रहा है? जी नहीं, ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा आपको इस संख्या से या इस संख्या को ऐसे से गुना कीजिए जो अंतर बराबर आ जाए। तो पहले 2 से चलते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। 3 चलते हैं, 3 से गुना करेंगे 3 और 3 दूनी 6, यानी हाँ गुरुजी इसका भी अंतर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 के अनुपात में आया, इसका भी अंतर आप देख सकते हैं 2 के अनुपात में। ठीक है, 2 के अनुपात में अंतर आया, लेकिन अंतर दोनों का है 72,000। यहाँ से समझ में आ गया। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया? 36,000 हो गया। यहाँ तक आप बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए मेरे दोस्त। तो पूछा जा रहा है किरण का मासिक आय कितनी है, तो किरण का तो 5x है ना, 1 का अनुपात 36,000, तो 5 का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,80,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? खेल बड़ा जबरदस्त खेलना होता है मेरे दोस्त, कोई भी सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक्स मान के जिस प्रकार बताया उस तरह भी कर सकते थे, लेकिन आप इस मेथड को आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न को इसका सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। 16 नंबर तो सबसे पहले चलते हैं, 7 पे पावर 5 है, गुना पावर पे नहीं कुछ तो 1 होता है, तो रूट अंडर है तो इसका वैल्यू हाफ के बराबर, यानी इसका पावर हाफ है, भागा 7 पे पावर -5/2 है, बराबर 2, माफ कीजिएगा, बराबर 7 पे पावर 2x+3 है। ठीक है, तो गुना यदि गुना के रूप में रहे, जैसे मान के चलिए a पे पावर m गुना a पे पावर n रहे, यदि बेस समान रहे और पावर असमान रहे तो हमेशा याद रखिएगा पावर जुड़ जाता है। ठीक है, a पे पावर m+n हो जाएंगे, तो यानी 7 पे पावर क्या होंगे? 5 1 6 और 6.5 कितना हो जाएगा? 13/2। क्या 6.5 को हम 13/2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर भागा 7 पे पावर -7, तो याद रखिएगा a पे पावर m और भागे के रूप में a पे पावर n हो, यदि बेस दोनों का समान हो तो ये पावर ऊपर जाके घट जाता है, तो a पे पावर m-n हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जो हो जाएगा पावर घट जाएगा, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 7 पे पावर 2x+3 हो जाएगा। तो इसको यदि जोड़िएगा मेरे दोस्त तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा? तो 13 5, क्योंकि बेस समान है तो 13 5 18, यानी 9 हो जाएगा, बराबर 7 पे पावर 2x+3 हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना है कि यदि बेस समान हो, यदि बेस समान हो तो पावर भी बराबर, यदि बेस बराबर हो तो पावर को भी बराबर कर देना चाहिए आपको। तो 9 बराबर 2x+3, तो यहाँ से 2x का मान क्या निकला मेरे दोस्त? 6 निकला, तो x का मान क्या निकल गया? 3 निकल गया, तो यही आपके लिए राइट आंसर। ठीक है, तो 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न थे ये दोनों, आपको नियम याद रहना चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए भी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला दुगने कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना। इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी में हम लोग इस प्रश्न को करेंगे कि ए भी काम को 6 दिनों में कर रहे थे, बी उसी काम को 9 दिनों में कर रहे थे। आपके पास वो काम होनी चाहिए, टोटल क्षमता होनी चाहिए जिसको आप कर रहे हैं। तो टोटल क्षमता क्या होता है? एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम इसमें कौन होगा? सबसे बड़ी संख्या देखना, 9 9 क्या दोनों से विभाज्य हो रहा है? जी नहीं। 9 से 2 9 दूनी 18 क्या दोनों से? जी हाँ, यानी एलसीएम 18 होगा। तो ए भी 6 दिन में काम कर रहा था, आपके पास टोटल 18 इकाई काम ऑलरेडी है। यदि ये 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना इकाई ए बी करेंगे? अरे ए बी एक दिन में कितना इकाई करेंगे मेरे दोस्त? तो 6 या 18, यानी 3 इकाई करेंगे। वहीं पे बी एक दिन में कितने इकाई करेंगे? तो यानी 2 इकाई करेंगे। बात समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? ए अकेला दुगुना कार्य को, यानी ये जो काम था इसका दुगुना कार्य, यानी 36 इकाई कार्य आपको करना था। किसको? ए को करना था। तो यदि ए बी एक दिन में 3 इकाई, ये ए बी यदि 3 इकाई और ये सिर्फ बी है, यदि ए बी में माइनस हम बी कर दे तो क्या ए आ जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, तो 3 में 2 जाएगा 1, तो ए जो है एक दिन में 1 इकाई करेंगे। तो 36 इकाई करने में, एक दिन में 1 इकाई, 36 इकाई करने में 36 दिन का समय, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार सवाल थे, अल्टरनेट थोड़ा सा इससे भिन्न होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है, ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, तो मूल्यावृद्धि क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना वृद्धि होगा, ये आपको बताना। ये भी प्रश्न पूछा गया, 27 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, यानी सीपी को आप नहीं कुछ तो 100% तो मान सकते हैं कि सीपी हम मान लेते हैं 100%, कुछ भी होगा 100 रुपया, तो रुपये में मान लेते हैं 100 रुपया सीपी होगा। ठीक है, तो सीपी से यदि आप कोई चीज़ पे डिस्काउंट दे रहे हैं मेरे दोस्त, यदि आप कोई वस्तु पे डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देने के बाद यदि उस वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा समझ जाइए उस वस्तु पे मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य फिट किया हुआ है। तो इसका एक अंकित मूल्य होगा जो हमको पता नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये पता है कि इसमें 25% का डिस्काउंट जा रहा है। डिस्काउंट देने के बाद हमको 2% का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 100 वस्तु को 2% प्रॉफिट में बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 2% प्रॉफिट में बेचने के लिए उस वस्तु को 102 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, तो यानी कि अंकित मूल्य वो क्या था जिसपे कि हम 25% डिस्काउंट, यानी कि 25% डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य 102 रुपया, यानी 25% डिस्काउंट दे दिए, यानी कि अंकित मूल्य का 75% का वैल्यू 102 होना चाहिए। ठीक है, तो 75% का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 75% का वैल्यू क्या हो जाता है आपके पास, 3/4 होता है ना, तो 3/4 का वैल्यू 102 है। तो यहाँ से क्या, 3×9 3×4 12, 4×4 16, 6 हाथ में 1, अच्छा 12 1 13, क्या 136 रुपया आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। यही तो पूछा जा रहा है, मूलावृद्धि क्या हुआ, क्रय मूल्य से कितना रुपया इसको फिट किया गया है, तो 100 क्रय मूल्य था, 136 रुपया अंकित मूल्य था, यानी 36 रुपया अधिक किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ गए, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न डेली शिफ्टों में पूछे जा रहा है, डेली 27 तीनों शिफ्टों में आए थे, 28 फर्स्ट शिफ्ट इसमें भी पूछे गए हैं, और आने वाले भी हमको लगता है हर एक शिफ्टों में भी ये जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं हम कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 50% कम है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 50% कमी का मतलब है यदि इसका 100 है तो इसका ये 50 होगा। ठीक है, यानी हम रेशियो में कन्वर्ट करें मेरे दोस्त तो ये 1:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन पे 33% की वृद्धि और टीवी के मूल्य पे 13% की कमी, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा, 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले यदि हम वॉशिंग मूल्य में 33% की वृद्धि नहीं करते, यदि टीवी में 13% की कमी नहीं करते, तो इसका मूल्य का अनुपात क्या निकलता, तो मूल्य का अनुपात जो निकलता है मेरे दोस्त, एक वॉशिंग मशीन का समझिए दाम 1 रुपया, तो 4 वॉशिंग का 4 रुपया, एक टीवी का दाम 2 रुपया, तो 2 टीवी का दाम 4 रुपया। तो क्या मूल्य का अनुपात निकल गया आप लोग के सामने, जी हाँ, अनुपात 1:1 में आया, ये मूल्यों का अनुपात। ठीक है, तो मूल्यों के अनुपात में ही तो वृद्धि हो रहा है, इसमें 33% का वृद्धि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 33 इसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 13% की कमी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक में 13% का कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 13% है, 33% वृद्धि हो रहा है और 13% इसमें कमी हो रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आप लोग के सामने 20% आना चाहिए, 20% आना चाहिए, 20% की वृद्धि हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, या तो इसमें ऑप्शन में गलती है, या तो हो सकता है ये 23%। यदि इसको 23% लिखते हैं मेरे दोस्त, तो ये 23 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, हाँ ये 23% होगा, याद रखिएगा। ठीक है, या तो इसको 23% कीजिए, या तो इधर 20%, 5वां नंबर ऑप्शन जोड़ दीजिए, 20% की इंक्रीज। ठीक है, जो आप कीजिए वहां से ये चले आएगा। ये सवाल को ऑलरेडी बता दिए गए, इसमें समय देने की आवश्यकता उतना नहीं है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अरे भाई ये तो देख तो लो, ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज है तो उसका तो एरिया का फॉर्मूला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। तो चेक कैसे करें ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज को चेक करने के लिए मेरे दोस्त आप जानते हैं कि ये नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो कभी भी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करने के बाद यदि कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो समझ जाइए वो आपका समलंब त्रिभुज, यानी कि ये आपका ये त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो कर्ण का होता है, तो इसको हम कर्ण यदि मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, इसका स्क्वायर 81 इकाई डिजिट पे 1 होगा, 7 49 9 इकाई डिजिट पे 0 होगा, लेकिन 12, यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ से पता चल गया ये समकोण त्रिभुज नहीं है मेरे दोस्त। तो ये फॉर्मूला लगाने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब इसमें हीरोन का फॉर्मूला सूत्र होगा। तो हीरोन के फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा आपको। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, a + b + c से भाग 2 देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 7 16 12, अरे 16 12 28, 28 में 2 से भाग देते हैं तो ये 14 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हीरोन फार्मूला जो है मेरे दोस्त, हीरोन फार्मूला को यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा s - a - b - c। ठीक है, तो ये जो है यही तो अर्ध परिमाप है। s क्या अर्ध परिमाप निकला 14, ये रूट अंडर है, याद रखिएगा 14, 14 में a जाएगा यानी 7, 14 में 9 जाएगा यानी 5, और 14 में 12 जाएगा यानी 2। ठीक है, अब इसमें से 2 में से 1 को निकालना है, तो यानी इसको गुना करते हैं, फैक्टर में तोड़ते हैं, तो 7 दूनी 14, 2 में 1 आ गया तो 7 निकल जाएगा, ये 2 7 7 ये दोनों चले गया तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर 5 चले जाएगा, यानी कि 14√5 इज राइट आंसर, यही का एरिया होगा 14√5। ठीक है, तो आपको ये इसमें आप घबराना नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से इजी पे आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न थोड़ा सा आपको
लार्ज प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न ये है। चेतन शहर ए और बी की तरफ यात्रा करता है, यानी ए से बी की ओर जाता है। यदि चेतन अपनी समान गति के 3/5वें भाग पे अपनी कार चलाता है तो वो शहर बी पर 42 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चेतन को शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय मिनटों में लगता है यदि वो अपनी समान गति से गाड़ी चलाता है। समझ गए? तो यानी ए से बी की ओर जा रहा था, तो इसका जो है ना चाल क्या हो जाता है मेरे भाई, ये अपना समान गति से 3/5वें भाग पे कर देता है। जहां पहले 5 चल रहे थे वहां अब 3 चलेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं मेरे दोस्त चाल का उल्टा, चाल का ये अनुपात दिया गया है तो इसका उसका उल्टा अनुपात क्या का हो जाता है, समय का हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो यानी कि जो पहले 3 मिनट में या 3 घंटे में पहुंच रहा था, ये मिनट है, मिनट में पूछ रहा है तो हम मिनट में ही इसको डिस्कस करेंगे। यदि 3 मिनट में पहले पूछ रहा था तो अब कितने मिनट में पहुंचेगा, 5 मिनट में पहुंचेगा। कितने मिनट का देरी हुआ मेरे दोस्त, 2 मिनट का देरी हो गया। अनुपात में 2 मिनट का देरी हुआ, लेकिन हकीकत देरी 12 मिनट का हुआ। तो एक का अनुपात क्या हो जाएगा, 26 का। तो समान गति से चलने पर क्या होगा, तो 26 दिया 78 मिनट। यहाँ से आप लोग इजी आंसर बना सकते हैं। तो आप यदि इसको प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से तो एग्जाम हॉल में इसको बनाने की भी आवश्यकता नहीं था, वहीं से आप देख लेते कि अंतर 2 है, यानी 26 26 से 78 इजी वे दे सकते थे। जो इसमें स्टूडेंट एक्स मानते बनाते लॉन्ग प्रोसेस से, इसमें आप इजी बना सकते थे। समझ गए? चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो विपरीत शीर्ष की एक भुजा डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो बस इसमें यही तो फॉर्मूला आपको खोज रहा था, एरिया दिया गया था 61.5 हाफ गुना आधार 12.3 गुना ऊंचाई, यही तो लंब होता है आपके लिए ना, ये तो लंब होता है ना। तो बस इसका निकालना था आप लोग। यहाँ से इसका क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसमें भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं था, या मैं कहूँ तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं था। तो चलते हैं हम लोग 1 मिनट के अंदर इस सवाल को कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ संख्याएं दिया गया था आप लोग के पास, जो कि 2 संख्याएं आपका मिसिंग था, एक्स और वाई। तो इसका बहुलक ज्ञात करना था आपको। बहुलक क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट करे, जो सबसे ज्यादा बार आए उसे तो आप बहुलक कहते हैं। तो ये दिया गया था 3x प्लस 7y करते तो ये 42 के बराबर आ जाता, और 7x प्लस 3y करते तो ये 58 के बराबर आ जाता। तो आपको बताना है बहुलक क्या होगा। तो 1 सेकंड के लिए हम 1 सेकंड के लिए बोल रहे हैं मेरे दोस्त, क्या बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आए? जी हाँ, बहुलक वो होता है सबसे ज्यादा बार आए। तो क्या इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहे हैं, तो 7 को हमने देखा तो 7 तो 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, 8 को देखे तो 8 भी इसमें 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, या तो 7 या तो 8 हो सकते हैं। क्या 11 हो सकते हैं? 11 तो 2 ही बार आ रहे हैं। यदि मान के चलिए एक्स वाई का मान 11 भी हो तो ये भी 4 बार हो सकता है, 11 भी हो सकता है। क्या 18 हो सकते हैं? 18 तो एक ही बार दिया गया। यदि इस संख्या पे 18 18 2 बार भी आ गए तब पर भी 3 बार होंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 3 नंबर है, यानी 18 तो नहीं हो सकते। यहाँ से पता चल गया 18 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए? 18 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब क्या होगा सर, अब कैसे पता लगेंगे क्या होगा? ये दिया गया है ना, ये आप ही के लिए दिया गया है कि यदि 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y 10x 7y प्लस 10y बराबर 42 58 100, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई जो होगा वो 10 के बराबर होगा। यदि 10 को कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ गए मेरे दोस्त, x प्लस वाई यदि करते हैं तो क्या ये 10 के बराबर होगा आपका? 100% होगा। यदि एक्स वाई का योग 10 है तो क्या ये 11 हो सकता है? यदि 11 11 दोनों पे रखे तो ये तो 4 बार, यदि लाने के बहुलक लाने के लिए दोनों जगह 11 11 रखे 4 बार तो आ जाएगा, बहुलक तो आ जाएगा। क्या दोनों का योग 11 होगा? 22 हो जाएगा। 10 होगा? नहीं होगा, यानी 11 भी नहीं हो सकते। अब कंफर्म है कि आपका 8 और 7 होगा। यदि हम मानते हैं एक संख्याएं आपका 8 होगा तो दूसरी संख्याएं तो 2 होनी चाहिए इस इक्वेशन के अनुसार, एक्स प्लस वाई बराबर 10 होगा, तो यानी दूसरी संख्याएं भी 2 होनी चाहिए। तो यदि 8 होगा तो ये जो आपका इक्वेशन दिया गया था मेरे दोस्त 3x प्लस 7y प्लस 12, तो ये x का मान यदि 8 रखते हैं तो ये तो वैल्यू पुट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो 8 3 24 और 7 दूनी 14, यानी ये तो 38 हो रहा है। ये वैल्यू पुट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से समझ जाएंगे 8 भी नहीं होंगे, यानी कि x का वैल्यू 7 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये 8 भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? नहीं ना? एक बार आप फिर इसको देखिएगा, वो समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। और इससे भी खतरनाक आपको ट्रिक्स डायरेक्ट लेके नहीं आ पा रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपको ऊपर ऊपर चले जाएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक ना? तो इसीलिए इसमें प्रयास किए थोड़ा मोड़ा कैसे समझाना और कैसे आप 25 सवाल में से 15 सवाल 10 सवाल को यूं ही बना दीजिएगा एग्जाम सॉल्व में। ठीक है, समझ गए? चलते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जो भी होगा एक प्रॉपर अलग से वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, इसका 2 4 प्रश्न जो
इसके अंतर्गत में पूछे गए हैं, तो उसमें लेके हम लोग चले आएंगे। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 cos a बराबर 4 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि cos a बराबर 4/5? जरूर लिख सकते हैं। तो आपको कल भी बताए थे हम मेरे दोस्त, cos क्या हो जाएगा, नहीं पता है ना, तो लाल बेटे कक्का याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ दे कि साइन थीटा क्या हो जाता है, यदि आपसे पूछ दे मेरे दोस्त साइन थीटा क्या हो जाता है, तो साइन थीटा आप याद रखिएगा कि लंब बेटे कर्ण हो जाता है। cos थीटा क्या हो जाता है, आपको याद रखना है आधार बेटे कर्ण हो जाता है। टेन थीटा क्या होता है, आपको याद रखना है कि लंब बेटे कर्ण हो जाएगा। ठीक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, पूछ दे तो इसका ठीक उल्टा करना है। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक के बारे में पूछ दे तो इसका उल्टा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस क्या होता है, आधार बेटे कर्ण होता है। तो आधार आपके सामने 4 दिया गया है, कर्ण आपके सामने 5 दिया गया है। तो लंब क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है। तो यानी ये स्क्वायर करके माइनस रूट अंडर कर लें तो कहीं ना कहीं ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना फास्टली आप लोग के पास होनी चाहिए इतनी छोटी संख्या में। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के चक्कर में। 3 रूट अंडर कोसेक क्या हो जाएंगे, कोसेक क्या होते हैं, कोसेक क्या होते हैं, साइन का उल्टा होता है ना। तो कर्ण बेटे लंब, कर्ण क्या है, अरे कर्ण क्या है, कर्ण 5 ही तो है, 5 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 बेटे कर्ण बेटे लंब ही तो है, लंब क्या है 3, 3 तिया 9 -1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी की ओर चलते हैं। 4 रूट अंडर, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक यानी कर्ण बेटे आधार। तो कर्ण क्या है 5, 25, आधार क्या है 4, 4 चौके 16 -1। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यदि आप करते हैं प्रोसेस मेरे दोस्त, तो 3 गुना, ये गुना का चिन्ह है, ये मत सोचिएगा यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। तो 9 1 9, 25 में 9 जाएगा 16/9, 16/9 को रूट अंडर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 16/9 को रूट अंडर कीजिएगा 4/3, यहाँ से 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 16 25 में 16 जाएगा 9/16 यानी कि 3/4 यानी 4 गुना 3/4। ठीक है, ये चले गया, ये चले गया, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 3 को हम रहने देते हैं, ये चले गया। तो आपके पास क्या निकल के चले जाएगा मेरे दोस्त, 4/3 इज राइट आंसर, 4/3 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, हाँ ठीक ही है, समझ गए। ठीक है, ठीक है। आज के चलते हैं लास्ट 25 नंबर प्रश्न की तरफ। इसको ध्यानपूर्वक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। इसमें बिल्कुल गुना करने के चक्कर में आप लोग को नहीं रहना है, जितना जल्दी हो सके इस सवाल को आपको बना के निकलना है। ठीक है, तो यदि हम इसको ए मानते हैं तो क्या सब में ए कॉमन है, तो इसको बोल सकते हैं ए क्यू। बी जो मानते हैं इसको सब में बी बराबर है, तो ठीक है हम बोल देते हैं प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, 5 + 4 ए क्यू प्लस बी क्यू। एक सेकंड याद रखने के लिए आपको बोल दिया हम। ठीक है, अब हम इसको देखें तो ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू हम बना सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको 3 गुना 0.1 का क्यू कर सकते हैं आप, प्लस 3 गुना 0.03 का, सॉरी माफ कीजिएगा 0.03 का क्यूब करना पड़ेगा। अरे यही तो करना पड़ेगा ना, ये नीचे वाले लिख रहे हैं, ऊपर वाले तो फिक्स हो गए कि वही आएंगे, उसके सिवा और कहीं नहीं जाएंगे, वो फिक्स है, वो बेवफा नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो यदि 3 गुना 0.1 पे पावर क्यू, तो इसको गुना करके यदि करेंगे तो यही संख्या आएंगे, इसको भी करेंगे तो यही संख्या आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। तो यदि हम यहाँ से करें मेरे दोस्त, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यू 27 लिख सकते हैं ना, 3 का क्यू 27। इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 का क्यू, प्लस इसी प्रकार करेंगे 27 0.03 पे पावर क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 27 को हम कॉमन ले लिए तो क्या ये 1 आ रहा है, अरे यही तो आ रहा है ना, ए क्यू यही तो आ रहा है ना 0.1 का क्यू, तो यानी हाँ ए क्यू प्लस ये कॉमन चले जाएगा, एक गुना किसी के पास भी करेंगे तो वही होगा 0.03, यहाँ देख सकते हैं 0.03। ठीक है, तो यदि इसको 3 बार करना है आपको मेरे दोस्त 0.27 देख सकते हैं ना 0.03 सब में है ना, तो बी का मान तो इसी में था ना, तो बी क्यू यानी नीचे वाला का मान निकल के आया 27 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू। ऊपर का मान क्या था आपके पास मेरे दोस्त, प्यार से बोलिएगा, ऊपर का मान क्या था 5.4 ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे का मान क्या था 27 ए क्यू प्लस बी क्यू। हम जानते हैं ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो इसका मान जो निकल जाएगा 0.2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खेला खत्म। तो ये था आपका लास्ट 25 नंबर टोटल प्रश्न। कैसा प्रश्न लगा मेरे दोस्त, इसका हल कैसा लगा प्रॉपर, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं है, बहुत शैतान है। तो आप लोग जो भी है इस प्रश्न को कैसा लगा, इसको तो जानते करते हैं, सीक्रेट नियम बोला जाता है, फ्लैग नियम यानी ध्वज नियम बोला जाता है। सॉरी दोस्त, इसको आप ज़्यादा नहीं लीजिएगा सीरियस, ये ध्वज नियम बोला, ब्रिटिश ध्वज नियम के अनुसार ये आपका प्रश्न बना था। ठीक है, आगे और देख सकते हैं कैसे प्रश्न को आप सॉल्व करना है, बिल्कुल लेंदी प्रोसेस से आपको नहीं जाना है। तो कैसा लगा आप लोग का सेशन, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।
ठीक है। और कोई भी सवाल में आपको कोई भी परेशानी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा सवाल, ठीक है। तो पसंद आ गया मेरे दोस्त, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी बच्चा यदि सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है या कोई भी तरह मैथ में परेशानी है ना, उसको शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल वो समय 100% यदि प्रैक्टिस करिए, जितने पीवाईपी 101 प्रश्न पीवाईपी ग्रुप डी के लिए पूछे गए ना, यदि ये कर लिए ना मेरे दोस्त, वो हैबिट चुटकी में वो प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग न्यू है तो चैनल को समझ गए। तो आगे चलते हैं। यदि कोई भी नोटिफिकेशन के रूप में, पीडीएफ के रूप में नोटिफिकेशन चाहते हैं, यदि क्लास सबका नोटिफिकेशन चाहते हैं, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाइए। इस लिंक द्वारा दिया गया है, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके सबसे पहले आपको ज्वाइन हो जाना। इसके बाद जो भी पीडीएफ चाहिए वहाँ से अवेलेबल आपके लिए मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद।